लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल बेहद खास दिन। इस खास दिन 3 लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण क्यों है। सीमांचल के 3 लोकसभा सीट पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका। बिहार के कुल ये 5 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 3 सीमांचल के इलाके के हैं और ये 3 सबसे अहम है। और दूसरा भागलपुर और बांका भी खास हो जाता है। बिहार में अगर गठबंधन के नजरिए से देखें तो एनडीए का पूरा फोकस सीमांचल के इलाकों पर है, जबकि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का फोकस एमवाई समीकरण के साथ ए टू जेड की जो बातें तेजस्वी यादव कर रहे थे, उसमें सीमांचल में क्या कुछ वो कर पाएंगे, क्योंकि यादव और मुसलमानों का गढ़ वाले, किले वाले, जो सबसे ज्यादा जहां पर मुसलमानों की आबादी है, उस इलाके की 3 सीटें दूसरे चरण को वोटिंग हुई है। बीजेपी इसी 3 सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हुए दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के घोषणा के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई बड़े दिग्गज बीजेपी के नेताओं का कार्यक्रम इस इलाके में लग चुका है। मैसेज साफ है, किसी भी सूरत में बीजेपी सीमांचल फतह करना चाहती है, एनडीए गठबंधन। लेकिन मुश्किलें इस इलाके में क्या कुछ है वो हम समझेंगे। हमारे सहयोगी जो है राजीव जी हैं, इनसे समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव हैं, ये बताएंगे कि आखिर सीमांचल में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर वोट और वोटरों का मिजाज और अब तक के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, वो कितने प्रभावित तरीके से सियासत को प्रभावित करते रहे हैं। क्योंकि उस इलाके में वोटिंग में नीतीश कुमार पिछले 15 साल से सत्ता में है, एनडीए के साथ सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार भले ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो या मुसलमानों को इंसाफ या न्याय दिलाने की बात करके उनके सबसे बड़े हिमायती बनने का दावा करते रहे हैं, लेकिन लोकसभा के नतीजे नीतीश के अनुसार कभी नहीं निकल के सामने आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन इलाकों में कभी सफल नहीं हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी को सफलता कई दफे मिल चुकी है, चाहे वो भागलपुर सीट हो या फिर सीमांचल की कई सीटें हैं, इसलिए भी काफी अहम हो जाती है। राजीव जी से समझते हैं, बांका और भागलपुर यादव और मुस्लिम के साथ तो ठीक है महागठबंधन, और बाकी ए टू जेड की बात करके या जो पिछड़े समाज के वोटर होंगे या फिर वैश्य समाज के जो वोटर होंगे, जो अगड़ी जाति के वोटर होंगे, वो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो बांका और भागलपुर में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि बांका के उम्मीदवार यादव वर्सेस यादव है, भागलपुर के जो उम्मीदवार हैं वो या तो अगड़ी जाति के हैं या फिर पिछली जाति के हैं, तो वो दिख रहा है। लेकिन सीमांचल के अंदर राजीव जी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, वो चौंकाने वाले भी नतीजे, क्योंकि सीमांचल में गढ़ नीतीश कुमार का भी मुसलमानों का उनका सपोर्ट रहा है, या वो भी मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम करते रहे, वो खुद कहते रहे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो बेस ही है, उनके राष्ट्रीय जनता दल का उदय का ही मेन बेस यादव और मुसलमान है, तो मुसलमान सबसे अहम फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन सीमांचल में पिछले चुनाव की चर्चा कर लें तो कांग्रेस को महज 1 सीट पर जो है बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी, और राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरीके से पराजित हुआ था। जेडीयू को उस इलाके में जो सफलता मिली थी, वहां भी मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, पूर्णिया में अगर सफलता मिली थी, तो बाकी जगहों पर हार का भी सामना करना पड़ा था। तो बहुत ज्यादा संतुष्टि नीतीश कुमार को भी नहीं थी। लेकिन क्या वहां के मुस्लिम वोटर जो निर्णायक होंगे वो क्या कुछ करेंगे, और पिछले कई चुनावों का क्या कुछ रुझान है? सबसे पहले कहने सीमांचल की जो 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है 26 तारीख को, हमको उसका डेमोग्राफी समझना होगा। ये जो तीनों लोकसभा क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। घुसपैठ यहाँ की सबसे पुरानी समस्या रही है, और जिसको भाजपा कई बार अपना चुनावी मुद्दा भी बनाती रही है कि वो, और इस बार भी प्रधानमंत्री के भाषणों में घुसपैठ का मुद्दा सामने आ गया। और यह इसे भी एक अजीब तरह की बात करेंगे कि वहाँ 5 की 5 जो सीट है सीमांचल से, जहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव बाद में होना है, मतदान बाद में होना है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में अगर डोमिनेट कोई करता है तो वहाँ मुस्लिम आबादी, मुस्लिम मतदाता वहाँ तय करते हैं हार जीत का फैसला। किशनगंज, जहां पर 68 से 70% मुस्लिम मतदाता ही हैं,
तो वहाँ चुनाव ही जो होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं। इस बार भी जो वहाँ मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के निवर्तमान सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद से जेडीयू के उम्मीदवार का मुकाबला है। तो ये तय है कि वहाँ जो भी चुनाव होगा वो जो मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा अपने पक्ष में, उसका पलड़ा भारी होगा। और मैं बता दूं कि किशनगंज बिहार का वो एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है जहां से 2019 में एकमात्र कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीता था, डॉक्टर जावेद। उसके अलावा बिहार में कांग्रेस या कहे विपक्ष का खाता भी नहीं खुल पा रहा था। अब हम चलें, अगर बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में आप सब कुछ देख रहे हैं कि सारा चुनाव जो है पक्ष और विपक्ष दोनों पप्पू यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है। वहां भी करीब 4.5 लाख मतदाता हैं मुसलमान। इसके अलावा वहां यादवों की आबादी भी काफी अधिक है। इससे यही कारण है कि वहां अभी से ही दिखने लगा है कि पप्पू यादव जिनके साथ मुसलमान भी दिख रहे हैं, जिनके साथ यादव भी दिख रहे हैं, और उनका कुछ सामाजिक आधार का जो वोट है वो भी दिख रहा है। तो वो पूर्णिया भी तय है कि वहां भी मुस्लिम आबादी ही वहां हार जीत का फैसला करेगी। अब हम चलते हैं कटिहार के तरफ। कटिहार भी बिहार का वो लोकसभा क्षेत्र रहा है जहां जो मुस्लिम डोमिनेट रहा है। आपको हम एक उदाहरण बताएं कि बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे यूनुस सलीम। यूनुस सलीम बिहार के राज्यपाल थे और उनको कांग्रेस ने 1988-89 के चुनाव में मैदान में उतार दिया था। मोहम्मद यूनुस सलीम का कटिहार से कोई रिश्ता नाता नहीं था। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनका कर्म क्षेत्र हैदराबाद हुआ करता था। लेकिन यूनुस सलीम भी वहां से चुनाव जीत गए थे कांग्रेस की टिकट पर। वहां तारिक अनवर का लंबे समय से दबदबा है। पिछला चुनाव वो जो ध्रुवीकरण से वहां वो हार गए थे दुलालचंद गोस्वामी से वहां वो चुनाव। लेकिन इस बार फिर वो मुस्लिम गोलबंदी साफ दिखने लगी है। और ये प्रधानमंत्री के भाषणों से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो अभी जो चुनाव है बिहार में, जिन खासकर 4 लोकसभा सीट, उसमें भागलपुर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहां भी मुस्लिम आबादी ही डिसाइडिंग मोड में होती है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये इस बार साफ, आप जो भी ध्रुवीकरण देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा हो या फिर तेजस्वी यादव जो प्रयास कर रहे हैं सभी वोटों को लुभाने के लिए, वो है, ये साफ दिखा रहा है कि बिहार के अभी 5 में से 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी का वोट अगर नहीं बढ़ता है तो ये एनडीए के लिए मुसीबत हो सकती है। वहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये मुसीबत और अग्नि परीक्षा एक साथ है। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि मुसलमान अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं जाते हैं तो वो बीजेपी की तरफ से जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ओवैसी खुट्टा गाड़े हुए हैं और यही ओवैसी 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने का काम किए थे और राजद महागठबंधन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए थे। ओवैसी इस बार भी मैदान में है। ओवैसी मैदान में है और वहाँ अख्तरुल ईमान जो किशनगंज में वो कुछ टक्कर देंगे। और अगर वो वोट काटते नहीं, मुसलमानों का एक जो सेंटीमेंट है 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर देखा जाए राजू जी, तो 2020 के चुनाव के नतीजे कमोबेश यही गठबंधन, विधानसभा की बात करें, यही गठबंधन था। तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ थे, वामदल उनके साथ था, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े थे। लेकिन नतीजे जब आए तो चौंकाने वाले थे। बिहार की 4 सीटें ओवैसी को मिल गई थी। बिल्कुल, बाद में फिर उनके पार्टी का विलय कहीं और हो गया, उस इलाके के वो लोग उसमें। तो वहां तो सबसे बड़ी चुनौती जो है एनडीए के लिए, या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन के लिए भी, वो ओवैसी की पार्टी तो वहां दे ही रही है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ओवैसी की पार्टी वहां किशनगंज में मतों का विभाजन करने में कामयाब हो जाती है तो वैसी स्थिति में ये जो चिकन जो देख रहे हैं, चिंता की लकीर जो देख रहे हैं, वो सिर्फ एनडीए में नहीं, वो इंडिया गठबंधन में वो मोहम्मद जावेद का भी खेल खराब कर सकती है इस बार। तो इसको लेकर के वो पूरे मुस्लिम ध्रुवीकरण का जो ये चुनाव है, खास करके भागलपुर की मैं बात करूंगा। भागलपुर लंबे समय से वहाँ 89 का जो दंगा हुआ था वो आज भी वहाँ पर जीवित है। वहाँ का सिल्क उद्योग, जहाँ पर पूरे मुस्लिम
परिवार के लोग ही उसको डोमिनेट करते हैं और सिल्क उद्योग जाना भी जाता है नाथनगर का। तो ऐसी स्थिति में अगर इन 4 सीटों पर खास करके MY समीकरण काम करता है या वो दिखता है तो ये NDA के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुस्लिम वोटर निर्णायक होंगे। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले घुसपैठ का मुद्दा उठाकर बिहार में तमाम बीजेपी के नेता मोर्चा खोले हुए थे। और प्रधानमंत्री से बाद गृह मंत्री हों या फिर बिहार के सांसद बेगूसराय के और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह तो सीधे तौर पर कह रहे कि उनको उस तबके के लोगों का वोट ही नहीं चाहिए जो भारत विरोधी हैं। बस ऐसा ही बयान आपको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाता है। जिस तरह का बयान यहाँ गिरिराज सिंह बेगूसराय से दे रहे हैं, यही बयान आपको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाता है और हिंदू मुस्लिम का जो गुलबंदी शुरू होने का जो ये गुलबंदी शुरू करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये उन बयानों को आप उसी नजरिए से देख सकते हैं कि वह भागलपुर में हो वो या फिर किशनगंज में हो, पूर्णिया में हो, कटिहार में हो, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग मोड में है। वो जिसको जिस तरफ उनका एकजुट होकर उनका वोट जाता है और जब यादव का वोट भी अगर उसमें मिल जाता है तो ये तो सीधे NDA के लिए खुलेआम मतलब बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसे पार पाना भी संभव नहीं दिखता है। चुनौती तो इंडिया गठबंधन के लिए भी है राजीव जी, केवल NDA के लिए नहीं है, क्योंकि NDA तो 2019 में इस तमाम चुनौतियों को देखते हुए वहां से फाइट करके जीत गया। तो जीत के आंकड़े को या जीत की रफ्तार को उनको बरकरार रखना है। NDA गठबंधन की बात और इंडिया गठबंधन की बात अगर हम करते हैं तो इनके लिए उस इलाके में जीतना सबसे बड़ी जो है कि फाइट है। ये जो मुस्लिम वोटर 26 अप्रैल को जो फैसला करेंगे, ये मुस्लिम वोटर तय करते हैं कि क्या देश में आज भी जो हिंदू मुसलमान करके जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनको क्या सच में मुसलमान बर्दाश्त करते हैं, या जिसने सीधे तौर पे कह दिया कि मुझे ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए, तो क्या मुसलमान इकट्ठा होकर उनको वोट नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और मुसलमान वोट नहीं करेंगे तो फिर मुसलमान किससे वोट करेंगे, कहां वोट करेंगे? 26 अप्रैल दूसरे चरण का बिहार में मतदान। सीमांचल के 3 लोकसभा सीट, बिहार के 5 लोकसभा सीट, गया और भागलपुर को जोड़कर इन 5 लोकसभा सीटों में निर्णायक होने जा रहा है कि 40 में से जिस तरफ इस रूपरेखा जो सीमांचल के वोटरों का मिजाज होगा, वही 40 जीतने का रास्ता तय करेगा। बिल्कुल। हम अब बांका की भी बात कर ले। बांका को बिहार के समाजवाद का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। बांका वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां कभी जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली मैं, चंद्रशेखर सिंह जैसे बड़ी हस्तियां वहां से अपना किस्मत आजमा चुकी हैं। बाद के दिनों में दिग्विजय सिंह का भी वहां काफी जोर रहा। लेकिन बांका में जो इस बार की जो लड़ाई है वो 2 यादवों के बीच बिल्कुल फंस गई है। वहां के जो सिटिंग निवर्तमान सांसद है गिरधारी यादव, उसके बाद उनका सीधा मुकाबला जयप्रकाश नारायण यादव से है। तो वो वहां जातीय समीकरण वहां काम करता है, क्योंकि बांका में सबसे ज्यादा वोट अगर है तो वो यादवों का है। वहाँ मुस्लिम मतदाता का वोट बहुत से बहुत 1.5 लाख के करीब आसपास होगा। इसके अलावा जो पिछड़ी जातियां और अगड़े वोट भी बांका में करीब 3.5 लाख से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में समाजवाद की जो जमीन है, समाजवाद की जो मिट्टी है, वहां किस तरह की जातीय गुलबंदी होती है इस बार, कितने मतलब अपने पक्ष में NDA और इंडिया दोनों गठबंधन वहां के यादवों को, वहां के मुस्लिमों को और खासकर अगड़ी और बैकवर्ड जाति के लोगों को अपने पक्ष में करते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है गणेश कि अभी तीसरे जो 5वें चरण का जो ये 5 लोकसभा सीटों में जो दूसरे चरण का बिहार में मतदान है, वो बांका में छोड़ करके भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जगह यहाँ हिंदू मुस्लिम वोट का बोलबाला होगा। और बांका में दो प्रमुख उम्मीदवार जो हैं, जो एक ही जाति से हैं, वहां जातीय गोलबंदी साफ दिखेगी। तो बांका में यादवों की टक्कर यादवों से, मतलब यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। और ये यादव एक लालू प्रसाद यादव के यादव हैं और एक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के यादव हैं। देखना है कि इस यादव पर भरोसा कौन यादव करते हैं। फिलहाल भागलपुर चलते हैं। दंगे की दाग और दंगे के जो दाग जिन परिवार के ऊपर लगे थे और जो परिवार इसमें पीड़ित हुआ था, इन दोनों को ही मरहम लगाते हुए पिछले तकरीबन 3 दशक की सियासत भागलपुर में होती रही है। 2 दशक से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में ज्यादा काबिज है, सत्ता के आसपास रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा न्याय वो
मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति किए हैं। लालू यादव इन अपने दशकों में 3 दशक में लालू प्रसाद यादव के पास जितने दिन वक्त सत्ता रही या जिस समय वो सत्ता में चरम पे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं और दंगा में जो दोषी थे उनके लिए, दंगा में जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो दोनों ही प्रमुख राजनेता भागलपुर में जो दंगा हुआ था उस दंगे की आग आंच दोनों बुझाकर मरहम लगा चुके हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कहते हैं कि दंगा याद है ना कि कौन करवाया था और कौन उसमें शामिल लोगों को बचाया था, हमने तो पीड़ितों को न्याय दिलाया था, ये बयान ऐसे वक्त में नीतीश कुमार दोहरा रहे हैं, इसका असर कितना भागलपुर में पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के लिए कितना नुकसान करेगा, वो देखना दिलचस्प होगा राजीव, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नहीं, नीतीश कुमार की नजरों में दंगा करने वाले लोग लालू यादव या फिर उनके जो लोग थे वो बचा रहे थे। देखिए इसमें कोई दो कांग्रेस मत के लोग नहीं जो बचा रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई तो उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के लिए जो भागलपुर में जो काम किया वो उनका नीतीश कुमार के काम की सराहना की जाती है। नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगे में मारे गए वैसे मुस्लिम परिवारों को दंगा के 15-18 साल के बाद उनको वहां मुआवजा दिलवाया भागलपुर के दंगों के। उसके बाद इतना ही नहीं, सिर्फ भागलपुर की बात ना करें, बिहार के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से उन्होंने काम किया, कई काम किए, उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई, प्रमुख कामों में से एक गिनाया हज जाता है। यात्रा उनके लिए सुलभ करवा दिया। तो नीतीश कुमार के, लेकिन नीतीश कुमार का ये दुर्भाग्य है कि वो भागलपुर में जिस तरह का ग्रिप उनको बनना चाहिए था, जिस तरह का समर्थन जेडीयू को भागलपुर से मिलना चाहिए था, वो नहीं उनको लगातार मिलता रहा। चाहे वहां शाहनवाज हुसैन को भाजपा ने भागलपुर से चुनाव लड़ाया, वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से शाहनवाज हुसैन भी जीत जाते हैं, फिर वहां से सुशील मोदी भी चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी का चेहरा होते हुए भाजपा के बड़े नेता हैं और उनका आरएसएस के साथ भी पुराना रिश्ता रहा है। तो इस तरह से करके नीतीश कुमार को भागलपुर ने उस तरह का साथ नहीं दिया जितना नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगे के बाद वहां के पीड़ितों को जिस तरह का मरहम लगाने का काम किया था उनके जख्म पर। तो नीतीश कुमार को वो सफलता अब तक नहीं मिली है। इस बार फिर एक बार उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का वो उम्मीदवार क्या नीतीश कुमार के द्वारा किए हुए वहां कार्यों का को वो कैश करा सकता है या वो वोट में कन्वर्ट कर सकता है। भागलपुर दंगे की आग को नीतीश कुमार ने मरहम लगा के भले ही खत्म कर दिया था, लेकिन जो जख्म था उसको कुरेद भी दिया है। मुसलमानों को यह बात अच्छे से पता होगा कि क्या भागलपुर में जिनको इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है या जो लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं उन पर भरोसा मुसलमान कर सकते हैं भागलपुर के अंदर, क्योंकि ये बड़ा टफ है, क्योंकि मुस्लिम वहाँ निर्णायक हैं। यही तो वहाँ का सबसे बड़ा मतलब जो दो ध्रुव में वहाँ का अगर आप सामाजिक संरचना देखिएगा तो बहुत सारे जगह पर आपको MY समीकरण साथ मिलकर काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर भागलपुर की बात करें तो वहाँ MY समीकरण के बीच भी एक दीवार है। बिल्कुल, क्योंकि दंगे में जो सबसे ज्यादा जो दोषी करार दिए गए थे हिंदू पक्ष की तरफ से, उसमें यादवों की और मंडल की संख्या बहुत अधिक थी। तो वहां सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो दोनों पार्टियों के लिए होगी कि क्या अगर भाजपा वहां पर वो ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाती है तब तो फिर जेडीयू का उम्मीदवार वहां से आसानी से जीत सकता है। लेकिन अगर ये दीवार कम होती है, इसकी ऊंचाई हिंदू खास करके यादवों और मुस्लिम के बीच की, तो फिर वहां जेडीयू उम्मीदवार के लिए अजीत शर्मा बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे। अजीत शर्मा फिलहाल चुनौती के तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब तक एनडीए गठबंधन ने वहां पे जो जीत पिछले 2019 के चुनाव में हासिल किया है और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार और पूरी बीजेपी वहां लॉबी कर रही है, वो बता रहा है कि भागलपुर में अजीत शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि राहुल गांधी वहां गए थे, राजद के नेता वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अजीत शर्मा जैसे समाज से आते हैं, अगली जाति से आते हैं, उस समाज का ही वोट उनके लिए निर्णायक होगा। अगर मुसलमानों का वोट वहां निर्णायक है तो भूमिहारों का भी वोट काफी महत्वपूर्ण है और भूमिहार बेहद नाराज है अजीत शर्मा की उम्मीदवारी पर। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है वो तो देखना होगा। 26 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन इस वोटिंग में एक और सबसे दिलचस्प चीज है कि जिन मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कभी लालू कभी नीतीश बार बार ये नारा देते रहे हैं
ये बताने की कोशिश करते रहे कि उनके सबसे बड़े मसीहा वही हैं। अब उन MY समीकरण के साथ मुसलमानों को न्याय दिलाने के साथ उनके हक की बात उठाने वाले नीतीश कुमार के बीच में ओवैसी बड़े दीवार बनकर सीमांचल के इलाके में खड़े हैं, और खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाके में। ओवैसी क्या उस इलाके के लिए फानुस बन के आते हैं? अगर आते हैं तो फिर लालटेन की लो तो ऐसे ही टिमटिमा रही है उस इलाके में। पप्पू पहले से मजबूत है पूर्णिया में। कटिहार और किशनगंज, तारिक अनवर 2019 का चुनाव वो हार चुके थे, 2024 में फिर से किस्मत में आ रहे हैं। और 2019 की जीती हुई सीट कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस पाने की चाहत रखेगी। भागलपुर में नीतीश कुमार की पार्टी JDU के उम्मीदवार हैं, वो चाहेंगे कि उस सीट पर वापस विजय रथ को आगे बढ़ाएं। इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी वहां चुनौती बन सकते हैं, लेकिन उनके अपने समाज के वोटर अगर वोट करें तब। बात बांका की कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी 5वीं सीट है भागलपुर की। भागलपुर के बाद बांका। तो 2019 के चुनाव में यादवों ने गिरधारी को अपना भविष्य चुना था। इस बार गिरधारी का जिस तरीके से विरोध होते हुए दिखाई पड़ रहा था, और वहीं स्थानीय लोगों के मन में बांका लोकसभा सीट पर कई दफे सांसद रह चुके जयप्रकाश को लेकर एक बार फिर से भरोसा जग रहा है। वो बता रहा है कि गिरधारी यादव के लिए रास्ता इस बार जीत का आसान नहीं होगा। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर, भागलपुर और बांका में, यादवों के साथ मुसलमान बड़े तौर पर फैक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ उनके पास कोई दूसरा विकल्प ओवैसी की तरह नहीं है। लेकिन सीमांचल में मुसलमान ही मुसलमानों के भविष्य के सबसे बड़े जो है वो निर्णायक होंगे, क्योंकि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया 3 सीटें, अलग अलग जातियों के उम्मीदवार, लेकिन ओवैसी का पूरा खेल इसी 3 सीटों पर शुरू हुआ है दूसरे चरण में, जो बताएगा कि तेजस्वी यादव का MY समीकरण, लालू का A to Z और माई बाप की पार्टी कितना असर कर पाई है। दूसरा, नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाकर मुसलमानों के मन से बीजेपी का भय दूर कर पाएंगे, या फिर मुसलमान अपने नए नेता मुसलमानों के ओवैसी को चुन पाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।